एक और महत्वपूर्ण कार्य नरेंद्र मोदी कर रहे थे, वो था भूगर्भ पत्रिका का संपादन, प्रिंटिंग और वितरण। उस समय अहमदाबाद इसके लिए एक केंद्र बिंदु था। इसलिए यहां देश में किस समय कौन कौन से आंदोलन चल रहे हैं, कहां किस जगह पर क्या गतिविधि चल रही है, इस बात की जानकारी दिल्ली से उपलब्ध करवाई जाती थी। साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों से संघ के कार्यकर्ता उन्हें फोन से जानकारी उपलब्ध करवाते थे। नरेंद्र मोदी सारी जानकारी को एकत्र और संकलित कर प्रिंटिंग के लिए भेजते थे। इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी पब्लिकेशन के नेशनल इंचार्ज हुआ करते थे। संपूर्ण प्रक्रिया सुनियोजित होती थी, जिसमें किस कार्यकर्ता के यहां कब फोन आएगा, किस समय आएगा, यह भी पहले से ही तय होता था, जिससे कि चूक की संभावना लगभग न के बराबर थी। पूरे देश में इमरजेंसी के खिलाफ जनजागरण के लिए जो पर्चे, साहित्य निर्माण का काम और वो साहित्य सही जगह पहुंच जाए, इसकी जो व्यवस्था थी वो मोदी जी स्वयं संभाल रहे थे। आपातकाल विरोधी सामग्री का वितरण करना है राजस्थान भर में, और वो आएगी गुजरात से। जब मैं अहमदाबाद सामग्री लेने गया, जब जो हमारे सह प्रांत प्रचारक थे, उन्होंने कहा मोदी जी ये अपने प्रचारक हैं, इनके पास जाओ, ये आपको सामग्री देंगे। तो भूमिगत होकर पूरे देश की सामग्री का मुद्रण माननीय मोदी जी कराते थे अहमदाबाद में, और सारी मुद्रित सामग्री में राजस्थान के विभिन्न कोनों में बांटता था। जहां आंदोलन में जेल जाने वाले स्वयं सेवकों की संख्या 1.5 लाख के ऊपर पहुंच गई थी, वहीं निरंतर की जा रही छापेमारी में नरेंद्र मोदी पुलिस के हाथ नहीं आए, क्योंकि वे वेश बदलने में निपुण थे। साथ ही उनके पास बचने के कई तरीके और तकनीकें भी थीं। एक बार क्या हुआ कि वो सरदार जी के वेश में बाहर निकल रहे थे और सामने से पुलिस वाला आया। तो पुलिस वाले ने उनको पूछा कि भाई यहाँ पे नरेंद्र भाई कहाँ पे रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे को तो नहीं पता है, आप अंदर जाके पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ रहते हैं। और वो पुलिस वाला अंदर गया और वो अपना स्कूटर लेकर, वो मेरा भाई थोड़ा आगे खड़ा था, तो उनको जहाँ पे जाना था वहाँ पे मेरे भाई ने उनको ले करके छोड़ दिया। आपातकाल में लाखों संघ कार्यकर्ता जेलों में बंद थे और बाहर उनका परिवार अन्य परेशानियों के साथ साथ आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा था। कई परिवारों की स्थिति तो बेहद दयनीय थी। युवा नरेंद्र ने उनके परिवार तक आर्थिक मदद पहुंचाने की व्यवस्था की, वो भी उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए बिना। नाथालाल जगड़ा और नरेंद्र मोदी, ये दोनों मिलकर ये आर्थिक दृष्टि से ये जिन लोगों की बहुत तकलीफ थी, और बहुत थी सच में, रात का खाना भी कैसे हो, ऐसे भी बहुत कुछ परिवारों की चिंता थी, लेकिन डटे रहे थे कि नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम पैरोल पर नहीं आने देंगे हमारे पति या भाई या पिता को। तो ऐसे लोगों का धीरे धीरे इन लोगों ने, और कुछ अच्छे लोग हमारे जो बाहर थे, उन्होंने इकट्ठा किया, छोटा सा धन, ज़्यादा नहीं, राशि, वो उनको दिया करते थे। मैं घर पे बैठा था तो एक आदमी आया, उसने मुझे ये बोला कि आपको कोई सरदार जी मिलने आए हैं और आरएसएस के शाखा कार्यालय पे खड़े हैं। मैंने उनको बोला कि भाई मैं आप सरदार जी के बेस में और मैं आपको पहचानता भी नहीं हूँ। तो उसने जो आरएसएस की जो शाखा में जो प्रार्थना गाते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वो पूरी प्रार्थना उन्होंने मुझे गा के सुनाई। और उन्होंने फिर बोला कि मैं सिरूमल भाई के परिवार को मिलने आया हूँ, क्योंकि सिरूमल भाई जो हमारे शाखा कार्यवाहक थे वो जूनागढ़ जेल में थे। उनके साथ मैंने उनका परिचय करवाया, तो उस टाइम उन्होंने वहाँ खाना भी खाया और उनको 700 रुपया भी भरण पोषण के लिए दिया। जेल जाने वालों में आबाल से लेकर वृद्ध तक सभी शामिल थे। स्वयं सेवकों ने गिरफ्तारी से पूर्व और बाद में पुलिस के लॉकअप में यातनाएं सही। इमरजेंसी के खिलाफ देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की सुपुत्री मणिबेन पटेल ने भी भूमिका निभाई थी। उन दिनों आपातकाल था, सत्याग्रह कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसा, तो वो पूरा का पूरा आयोजन
नरेंद्र भाई ने किया था मणिबेन के साथ मिलकर, और मणिबेन ने सत्याग्रह भी किया था। सरदार पुत्री का ये सत्याग्रह एक ऐतिहासिक बात थी। देश भर में इमरजेंसी के खिलाफ लोग आंदोलनरत थे।